वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज़ का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, ठीक है, ये बुक है कौन सी? कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ओके, इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और उसमें हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा कि एक्चुअल में सोवियत सिस्टम का मतलब क्या है, इसको कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है, और थर्डली हमने क्या देखा कि गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कि किस तरीके से जो गॉर्बेचेव लीडर हैं वो आए और कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, लेकिन अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हमने देखा कि जब गॉर्बेचेव जो लीडर थे, जब वो आए, मिखाइल गॉर्बेचेव, तब क्या हुआ था? तब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था उनके टाइम पीरियड में। देखो, एक्चुअल में जो सोवियत यूनियन है, इसका अगर हम मैं आपको फ्लो चार्ट बना, मतलब एक तरीके से ग्राफ बनाकर दिखाऊं तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक बार तो किस तरीके से यहाँ पर सोवियत यूनियन पहले ऊपर उठता है एंड देन वो डिसइंटीग्रेट होता होता गायब हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मतलब ऐसा इशू आ गया था कि सोवियत यूनियन को इतनी मतलब बड़ी सुपर पावर है, ठीक है, 2 सुपर पावर हमने पढ़ी, यूएसएसआर एंड यूएसए। अब इतनी बड़ी सुपर पावर है यूएसएसआर, तो ये कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई, ये चीज़ हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट, किस तरीके से जो सबसे दूसरी पावरफुल जो कंट्री थी वो कैसे पूरे वर्ल्ड में डिसइंटीग्रेट हो गई, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो this is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of communism, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse where there are unique features। अब देखो, सोवियत कोलैप्स हुआ, सोवियत सिस्टम में ही इतने अलग अलग यूनिक फीचर्स थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, तो कैसे इस तरीके से कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पर हम देखो, हिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं, वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस है, बट पॉलिटिकल साइंस में भी तो हम एक तरीके की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम आगे जो रिफॉर्म्स हैं, हम वहाँ से सीख लेकर हम आगे उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम इससे जनरल लेसन्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, क्योंकि हमें सीख मिल जाती है कि उस टाइम पर जो हुआ था उससे हम सीख लेकर आगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो डाउट दैट इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। अब देखो, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि इंटरनल वीकनेस थी सोवियत सिस्टम में। कैसे थी? पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ठीक है, दोनों तरीक़ों से यहाँ पर फेल हो गया था ये पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने में। तो ये भी एक रीज़न है जिससे क्या हो गया कि ये जो सोवियत सिस्टम है उसका कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स led to severe consumer shortages and large section of Soviet society began to doubt and question this system and do so openly। तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो इंस्टीट्यूशंस थे वो तो फेल हो गए थे, ठीक है, ये एक रीज़न था कोलैप्स के लिए। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का मतलब है इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी नहीं थी वहाँ की, जिससे कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो गई थी, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो आम जनता होती है जो कंज्यूम करती है गुड्स और सर्विसेज को, तो ये जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर शॉर्टेजेस आ गई थी, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं गुड्स और सर्विसेज में शॉर्टेजेस आ गई थी। एंड लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी, जो सोवियत सोसाइटी है उसका लार्ज सेक्शन जो है वो इस सिस्टम को उन्होंने ओपनली क्वेश्चन किया, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक जो थी वो डाउन चली गई थी, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस भी उठाए। तो वाई डिड दिस सिस्टम बिकेम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टेगनेट, जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा वीक क्यों हो गई, स्टेगनेट क्यों हो गई, ये जो आंसर है वो पार्शियली क्लियर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सोवियत इकोनॉमी थी वो ज़्यादातर अपने रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करती थी? न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है वेपन्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में सारा अपना जो पैसा था उन्होंने खर्च कर दिया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, मिलिट्री वेपन्स बनाने में,
सैटेलाइट स्टेट्स जो है ईस्टर्न यूरोप की, तो उनको डेवलप करने में ही उन्होंने सारा लगा दिया। जो बाकी के सिटीजन्स थे उनके लिए कुछ करते नहीं थे, बाकी के स्टेट के लिए कुछ करते नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से इकोनॉमी, यहाँ पर पैसा सारा लग गया, इस वजह से इकोनॉमी जो है वो डाउन चली गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, फिर इकोनॉमिक बर्डन आ गया, जो सिस्टम जिसके साथ कोप अप नहीं कर पाया। अब जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो और भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए। ठीक है, क्योंकि वेस्ट में तो और भी ज़्यादा इकोनॉमी बहुत एडवांस चल रही थी, तो देख सकते थे कितना डिफरेंस है यहाँ के सिस्टम में और वेस्ट के सिस्टम में, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट सोवियत सिस्टम वाज बेटर, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि सोवियत सिस्टम जो है मतलब पहले क्या था कि काफ़ी सालों तक ही कहा गया कि सोवियत सिस्टम बेस्ट है वेस्टर्न कैपिटलिज्म से, बट रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, रियलिटी क्या है, बिल्कुल ओपोजिट है, क्योंकि वेस्टर्न सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा बढ़िया है, तभी तो ये यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, सोवियत यूनियन जो है वो स्टेगनेट हो गया था इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ का इतना अच्छा था, पॉलिटिकली भी वहाँ इतना अच्छा गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्होंने 70 ईयर्स तक रूल किया था, वो अकाउंटेबल नहीं थी लोगों के लिए, यानी कि लोगों के क्वेश्चंस का जवाब कभी नहीं देती थी, उल्टा उनको सप्रेस करती थी। ऑर्डिनरी पीपल जो है तो उनके अंदर अलगाव की भावना बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो एडमिनिस्ट्रेशन था, स्टिफलिंग था, बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, रैम्पिड करप्शन था। स्टिफलिंग का मतलब होता है ऑप्रेसिव। ठीक है, और यहाँ पर रेम्पेंट वर्ड आया है, ये रेम्पेंट वर्ड का मतलब है फ्लरिशिंग, यानी कि बहुत करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ये जो सिस्टम था ये मिस्टेक्स जो कर रहा था ना उसको करेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, एबिलिटी नहीं थी करेक्ट करने की। ठीक है, और अनविलिंगनेस टू अलो मोर ओपननेस, ओपननेस नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, यानी कि गवर्नमेंट जो करती थी ना वो लोगों को नहीं पता होता था। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी पूरी की पूरी सेंट्रलाइज थी, लोगों के पास डेमोक्रेसी तो वहाँ पर थी नहीं, और ना ही स्टेट के पास कोई अथॉरिटी थी, क्योंकि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज थी। वर्स स्टिल द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस, अब जो पार्टी में जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे तो उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन। और जो लोग हैं they didn't identify with the system and with rulers, and the government increasingly lost popular backing, गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे अपना जो सीट है उसको खोती जा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा उनके पास एबिलिटी नहीं थी कि इन सारी चीज़ों को संभाल पाए। जो गॉर्बेचेव जो लीडर थे, ठीक है, उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए वो, तो उन्होंने कहा कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि इकोनॉमी को भी रिफॉर्म करेंगे, और वेस्ट के जैसे वेस्ट चल रहा है ना उसी तरीके से ये भी आगे बढ़ेंगे। एंड लूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो लूज हो गया। तो हम देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों हो गया, क्योंकि गॉर्बेचेव ने तो एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि गॉर्बेचेव जो है उन्होंने तो पूरा एक तरीके से जो प्रॉब्लम थी उसका इन्होंने आंसर उसका उन्होंने क्या किया था, जवाब भी दिया था, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश भी की थी, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर कुछ आंसर्स जो है कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, और हमें फ्यूचर हिस्टोरियंस पर डिपेंड रहना पड़ता है कि आगे कुछ हिस्टोरियंस आएंगे वही देखेंगे कि एक्चुअल में उस टाइम पर था क्या क्या सिचुएशन थी। जो सबसे बेसिक आंसर है वो क्या है कि जब गॉर्बेचेव जो थे उन्होंने अपनी रिफॉर्म्स लेकर आए वो, तब वो सिस्टम जो है लूज कर दिया था। ठीक है, और ही सेट इन मोशन फोर्सेस एंड एक्सपेक्टेशन दैट फ्यू कुड हैव प्रिडिक्टेड। अब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो लोगों ने प्रिडिक्ट नहीं की थी। ठीक है, एंड बिकेम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, उनके लिए अब ये इम्पॉसिबल हो रहा था कंट्रोल करने के लिए। देयर वर सेक्शंस ऑफ सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट दैट गॉर्बेचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर। अब लोग क्या सोच रहे थे कि गॉर्बेचेव जो है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग सोच रहे थे कि बहुत फास्टली चल रहा है, इतना फास्ट गॉर्बेचेव रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, तो इस चीज़ से वो डिसअपॉइंटेड थे, इम्पेशेंट। और कुछ लोग क्या थे, इम्पेशेंट थे उनके मेथड के साथ, उनको लगता था कि है ना ये जो भी हो रहा है ना उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बहुत स्लोली ये प्रोसेस चल रहा है। यानी कि कुछ लोग कह रहे थे इतना ज़्यादा फास्ट चल रहा है, कुछ लोग कह रहे थे इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है, और अदर्स स्पेशली
especially members of communist party and those who were served by the system took exactly the opposite view. अब जो members थे कम्युनिस्ट पार्टी के तो उन्होंने बिल्कुल opposite view लिया. उनको लग रहा था कि ये जो पावर है, ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये इरोडिंग है, मतलब इनसे इन चीज़ों से वो डिसअपॉइंटेड थे. एंड गॉर्बेचेव जो है वो बहुत क्विकली चल रहा है. ठीक है, कुछ लोग क्विकली कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे बहुत स्लो चल रहे हैं. तो इस तरीके से क्या हो गया था, टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर वैसे एक्चुअल में टग ऑफ वॉर क्या होती है, एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि जैसे जो रोप होती है ना, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ खड़े होते हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े होते हैं, फिर वो इस तरीके से इस रोप को खींचते हैं, राइट. तो इसी तरीके से इसको कंपेयर किया गया है कि यहाँ पर दो व्यूज़ हैं. एक व्यू बिल्कुल अपोजिट है, दूसरा व्यू भी अपोजिट है. क्या है, एक तो ये कह रहे कि बहुत फास्टली चल रहे थे, दूसरे कह रहे बहुत स्लो चल रहे थे. तो इस तरीके से टग ऑफ वॉर हो गई थी. ठीक है, टग ऑफ वॉर यहाँ पर क्रिएट हो गई थी. तो गॉर्बेचेव इस तरीके से सपोर्ट को खो देते हैं दोनों ही साइड्स पर, और पब्लिक एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, और इस तरीके से पब्लिक के जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो जाते हैं. जो उनके साथ थे अब वो भी डिसइल्यूजन्ड होने लग जाते हैं, यानी कि वो भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पॉलिसीज़ है ना हमें बचा नहीं रही है, उनकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं. ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. सिर्फ इसी चीज़ों से कोलैप्स नहीं हुआ था सोवियत यूनियन का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी. बट फॉर अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज्ड मोस्ट ऑब्जर्वर्स एंड इंडेड मैनी इनसाइडर्स. काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स जो उन्होंने ऑब्जर्व भी किया इस चीज़ को, और इनसाइडर्स ने भी. द राइज ऑफ नेशनलिज्म. यहाँ पर एक और चीज़ थी कि नेशनलिज्म जो है, जैसे हमने क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि पीपल जो थे उन्होंने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था, यानी कि अब लोग जो थे ना उनको फ्रीडम का एक्चुअल मतलब पता चल गया था. लोगों को नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो पता चल गई थी. ठीक है, लोग क्या चाहते थे कि वहाँ पर सोवरेनिटी आए, यानी कि वो खुद से अपने आप को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए, अपने ऊपर खुद से कंट्रोल कर पाए. तो नेशनलिज्म वहाँ पर आ गया था. ठीक है, सोवरेनिटी जो है वो भी वहाँ पर आ गई थी, including Russia, Baltic Republic like Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia or others proved to be final and most intermediate cause for the disintegration of USSR. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं इशू था, जिस वजह से जो USSR है वो डिसइंटीग्रेट हो गया. सबसे पहले तो देखो गॉर्बेचेव जो थे वो रिफॉर्म्स लेकर आए. ठीक है, अब वो रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन फिर भी वहाँ पहले क्या चल रहा था कि वहाँ पर इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था. क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जो बाकी की चीज़ें हैं उनको बनाने में, जैसे वेपन्स वगैरह को बनाने में लग जाती हैं रिसोर्सेज. ठीक है, तो इस वजह से इकनॉमी तो वैसे ही डाउन चली गई थी. फिर ये गॉर्बेचेव आए, इन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आऊँगा, लेकिन ये रिफॉर्म्स तो लेकर आए बट ये जो रिफॉर्म्स थी ना ये अच्छी प्रूव नहीं हुई. ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे स्लो है, कुछ लोग कह रहे थे फास्ट है. इस तरीके से रिफॉर्म्स जो हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करी, तो भी डिसइंटीग्रेट, ये भी एक रीज़न है. तीसरा रीज़न यहाँ पर क्या आता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म जो है उनकी फीलिंग लोगों में बढ़ गई थी और सोवरेनिटी लोग चाहते थे. तो ये भी एक क्या है, रीज़न है. One view is that nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. अब इसमें क्या कहा गया है कि जो nationalist urges थी, यानी कि nationalist जो लोग नेशनलिज्म की जो फीलिंग बढ़ रही थी, जो फीलिंग्स थी, तो नेशनलिस्ट फीलिंग से जो स्ट्रगल जो यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा था ना, इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने में. तो रिफॉर्म्स हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क जिस चीज़ से पड़ा है ना वो है इंटरनल स्ट्रगल. तो इसी की वजह से मेन इशू तो यही था, मेन रीज़न तो यही था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का. दिस इज़ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री, बट श्योरली इट इज़ नॉट एन अनरीजनेबल view given the size and diversity of Soviet Union, its growing internal problems. तो हम देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन का साइज कितना बड़ा है. ठीक है, मैं आपको एक बार जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो मैं आपको एक बार मैप में दिखा दूंगी कि एक्चुअल में सोवियत यूनियन कितना बड़ा था. ठीक है, अदर थिंग दैट Gorbachev reform speeded up
कुछ लोग सोच रहे थे कि ये जो गोर्बाचेव जो है, ये जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, तो इसने बहुत स्पीड कर दिया है प्रोसेस को, ठीक है। और नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन टू द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट एंड रूलर कुड नॉट कंट्रोल इट। और नेशनलिस्ट क्या सोच रहे थे कि भाई उनका डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था, किस पॉइंट से, कि गवर्नमेंट और रूलर्स जो है ना वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ को, ना पॉलिटिकली ना इकोनॉमिकली, ठीक है। एंड आयरनिकली during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be the strongest in the Central Asian Republic given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union, their economic backwardness. तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो कोल्ड वॉर के बारे में मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि इस ये जो ये वाला जो टर्म है ना 24 to 25 का, तो इसमें तो ये चैप्टर कट है, कोल्ड वॉर, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कोल्ड वॉर के बारे में बताया था, ठीक है। या फिर से बता देती हूँ, जैसे कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रही थी। तो बहुत सारे लोग क्या है, यही सोच रहे थे कि जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल है ना, ये जो नेशनलिस्ट पीपल जो हैं, यही स्ट्रॉन्गेस्ट वो पॉइंट है जिस वजह से ये डिसइंटीग्रेट हुआ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रही थी। हाउएवर एज थिंग्स टर्न्ड आउट, जैसे जैसे चीज़ें बदलने लगी, तो जो नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन था ना सोवियत यूनियन के साथ, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। वो बहुत डिससेटिस्फाई हो गए सोवियत यूनियन के साथ। यूरोपियन एंड प्रॉस्परस पार्ट एंड द बेल्टिक एरियाज एज वेल एज यूक्रेन एंड जॉर्जिया। कौन कौन से एरियाज पर ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था? रशिया में, बेल्टिक एरियाज में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में। ऑर्डिनरी जो पीपल हैं वो एलियनेशन की फीलिंग उनके अंदर बढ़ रही थी, अलगाव की भावना बढ़ रही थी सेंट्रल एशियन एंड फ्रॉम each other, and concluded also that were paying too high and economic price to keep the more backward areas with the Soviet Union. अब जो सोवियत यूनियन है उनकी स्टेट को ना बहुत इकोनॉमिक प्राइस, मतलब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि उनके पास आप खुद ही देख लो कि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्टेगनेंट हो गई थी, ठीक है। तो लोगों को ही कीमत चुकानी पड़ेगी ना उस चीज़ की, जो लोग वहाँ पर उस एरिया में रह रहे हैं, तो लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट जो भी करती है ना, उसका असर सीधा सीधा कहाँ पर पड़ता है? लोगों पर पड़ता है। अगर एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट होगी तो सिटीजन्स भी बहुत खुश होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इकोनॉमी भी वहाँ की अच्छे से डेवलप होगी, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। बट अगर ऐसा हो कि लोगों की ना सुनी जाए, बैकवर्ड एरियाज़ की भी ना सुनी जाए, लोगों को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ठीक है, तो लोग तो ऑब्वियसली यहाँ के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लीडर्स जो हैं इनके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। हर एक मतलब टाइम पीरियड के साथ साथ ये लीडर्स के बारे में, इनका रोल क्या था, ये चीज़ हम पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।